हाय वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम एक जनरल इंट्रोडक्शन देंगे यूक्लिड्स ज्योमेट्री पे। तो यूक्लिड्स ज्योमेट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्री का क्या मतलब होता है। तो ज्योमेट्री वर्ड जो है वो आ रहा है जियो, ये दो ग्रीक वर्ड से आ रहा है, जियो और मेट्रिन से। जियो का मतलब होता है अर्थ, जैसे हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं राइट। तो वैसे जियो का मतलब होता है अर्थ। मेट्री ये वर्ड ग्रीक से आ रहा है, ये पार्ट, और इसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो ज्योमेट्री जो है हमारा जो सब्जेक्ट है, उसमें वो जो शुरुआत हुआ है वो अर्थ की मेजरमेंट से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो जैसे पुराने ज़माने में जब एग्रीकल्चर होता था तो उस टाइम की तुम्हारा कितना लैंड है, मेरा कितना लैंड है। ठीक है, और जैसे उनको रोड्स बनानी होती थी तो कितनी लंबी रोड बनानी है, उसके लिए कितना मटेरियल चाहिए। सो प्रैक्टिकल कंसर्न से ज्योमेट्री एस्टैब्लिश हुई। तो हम इसको यूक्लिड ज्योमेट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि यूक्लिड ने इसको फॉर्मलाइज कर दिया। अब हम ज्योमेट्री में बड़ी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, जैसे हमने पहले ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा हुआ है। तो ट्रायंगल्स का हमने पढ़ा हुआ है कि तीनों एंगल्स का सम मिला के 180 होता है। वैसे हमने पैरेललोग्राम पढ़े हुए हैं, पैरेललोग्राम के पढ़े हुए हैं कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। जो जैसे रेक्टेंगल जो होता है उसमें हमने पढ़ा हुआ है जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। तो ऐसे हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिफरेंट शेप्स की पढ़ी हुई है राइट। तो ज्योमेट्री जो है वो डिफरेंट शेप्स के साथ कंसर्न है और उनकी प्रॉपर्टीज के साथ कंसर्न है। बट यूक्लिड ने क्या करा था, यूक्लिड ने इसको सबको फॉर्मलाइज कर लिया था। अब मैं तुम्हें बोलूँ कि एक रेक्टेंगल का जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तुम कहोगे कैसे होते हैं राइट। सब एक दूसरे की बात ऐसे तो नहीं मान लेंगे ना, बस तू कह रहा है तो हाँ ठीक है मैं मान लेता हूँ। तो हमें कुछ ना कुछ उसको जस्टिफाई करना होगा राइट, कि मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको मैं जस्टिफाई कर सकूँ किसी बेसिस पे राइट। तो उस जस्टिफिकेशन को हम बोलते हैं प्रूफ, कि प्रूव कर कि ये डायगोनल्स एक्चुअली में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड ने इसको फॉर्मुलाइज करा था कि इन्होंने हर प्रॉपर्टी को एक तरह से प्रूफ की तरह प्रेजेंट करा था। कि सिर्फ ये नहीं बोला था कि अच्छा ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टीज होती हैं, पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टीज होती हैं, रेक्टेंगल की ये प्रॉपर्टीज होती हैं, स्क्वायर की ये प्रॉपर्टीज होती हैं वगैरह वगैरह। इन्होंने उसके प्रूफ्स कलेक्ट करे थे और खुद खुद बहुत सारे प्रूफ्स बनाए थे। तो एक तरह से उसको फॉर्मली इंट्रोड्यूस करा था कि हाँ ज्योमेट्री अब सारे देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टीज कैसे आ रही हैं। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं यूक्लिड्स ज्योमेट्री। बट कोई भी प्रूफ के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्सियम्स चाहिए होते हैं। तो एक्सियम मतलब अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ, जैसे मैं फिजिक्स का एग्जांपल लूँ कि भैया कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं वो नीचे क्यों आती है, तो तुम बोलोगे भैया ग्रेविटी है इसलिए नीचे आती है। मैं कहूँगा ग्रेविटी क्यों है, तो वो ग्रेविटी होती है क्योंकि जो भी दो चीज़ें जिनमें मास होता है उसमें ग्रेविटी की फोर्स होती है। पर मैं तुमसे कहूँगा ऐसा क्यों होता है कि दो चीज़ें जिनमें मास है उनमें ग्रेविटी हो, ऐसा क्यों होता है। तुम कहोगे यार होता है तो होता है राइट। तो रीजनिंग जो है वो इनडेफिनेटली नहीं चल सकती। ये नहीं कि मैं क्यों क्यों करता जाऊँ, तो कहीं ना कहीं तुम्हें जाकर रुकना पड़ेगा यार ऐसे ही होता है। ठीक है, तो वैसे ही प्रूफ्स जो हैं, प्रूफ्स में भी रीजनिंग ही होती है राइट, कि ये इसलिए है क्योंकि ये इसलिए है। तो जो रीजनिंग है वो इनडेफिनेटली नहीं चल सकती, कहीं ना कहीं हमें रुकना पड़ेगा कि यार यार ये तो ऐसा ही होता है। हम उसको नहीं बोल सकते वो क्यों होता है, बट वो ऐसा ही होता है। तो वैसे ही जो हमारे एग्जियम्स हैं, एग्जियम्स मतलब जिनको हमने मान लिया है कई स्टेटमेंट्स को, हाँ यार ये ठीक है, इसको हम प्रूव नहीं करते। ठीक है, तो यूक्लिड ने जब प्रूफ्स देने स्टार्ट करे तो कुछ एक्सियम से उन्होंने स्टार्ट करा कि हाँ ये मैं मान लेता हूँ कि ये चीज़ें ठीक है, पर इनका मैं प्रूफ नहीं दे सकता क्योंकि कहीं ना कहीं तो मुझे रुकना ही पड़ेगा, तो मैं इन पे रुक जाता हूँ। तो उन्होंने कुछ एक्सियम्स दी जिनको हम एक एक करके देखते हैं। सो जो फर्स्ट एक्सियम है वो है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। नाउ ये जब हम समझेंगे इस चीज़ को तो हमें लगेगा यार ये बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ है। ठीक है, क्योंकि ये जो सारी एग्जाम्स हैं तुम ये डेली मैथ्स में यूज़ करते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि क्या कह रही है। तो ये कह रही है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। सो लेट्स से ए इज इक्वल टू सी है और बी इक्वल टू सी है। सो थिंग्स ए बी आर इक्वल टू द सेम थिंग सी आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये कह रहा है कि ए इज इक्वल टू बी है। नाउ ये तुम्हें लगेगा कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर ए इक्वल टू सी है बी इक्वल टू सी है और तो ए बी इक्वल टू बी होगा।
ठीक है, तो इंट्यूटिवली हमें पता लग रहा है कि हाँ यार ये ठीक ही है, बट हमें क्या इसका प्रूफ है हमारे पास कि पक्का हमेशा ऐसे ही होगा? तुमको यार प्रूफ की क्या ज़रूरत है, मतलब ऑफ कोर्स ये बात है ऐसा है। तो जो ऑफ कोर्स ये बात है इंट्यूटिवली है, जिसका कोई रिगरस फॉर्मल प्रूफ नहीं है, तो उसको हमने एज एन एग्जियम बोला हुआ है कि इसका कोई प्रूफ नहीं है, हमने बस मान लिया क्योंकि इंट्यूटिवली हमें लग रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जियम है कि इफ थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, so second is if equals are added to equals then the wholes are equal. So let's say a is equals to b है और c is equals to d है, दो इक्वेशंस हैं, तो ये दो इक्वल हैं आपस में और ये दो इक्वल्स हैं। तो ये कह रहे हैं इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ a प्लस c को, तो ये b प्लस d हो जाएगा। then the wholes are equal, so equals are added to equals then the whole मतलब दोनों का एडिशन are equal। ठीक है, ये भी हमें अगेन ऑब्वियसली हम यूज़ करते हैं, इक्वेशंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, बट ये उन्होंने एक्सियम की तरह लिया है। ठीक है, थर्ड है कि इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल। सो अगर मैं इसको a माइनस सी b माइनस डी बोल दूँ, वही a इक्वल टू b है, c इक्वल टू d है, देन a माइनस सी इक्वल टू b माइनस डी भी होगा। ठीक है, थर्ड एग्जाम ये कह रही, अगेन यू कैन सी कि सारे बहुत इंट्यूटिवली करेक्ट हैं, राइट। फोर्थ है कि थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। सो कोइंसाइड का क्या मतलब होता है कि जो एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही हैं एग्जैक्टली। तो अगर मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, तो अगर एक लाइन ये है और दूसरी लाइन एग्जैक्टली इसके ऊपर ही लाई कर रही है, तो ये कह रहा है देन वो आपस में इक्वल है, उसकी लेंथ या जो भी हर चीज़ में इक्वल है। ठीक है, वैसे अगर मेरा एक एंगल ये है और दूसरा एंगल भी इसी के एग्जैक्टली ऊपर है, तो मतलब ऑफकोर्स ये बात है वो एंगल इक्वल होंगे, राइट, हमें ऑफकोर्स लग रहा है, बट ये स्टिल इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो ये एक्सियम की तरह बोला गया। ठीक है, तो थिंग्स जो एग्जैक्टली एक दूसरे की कोइंसाइड कर रही हैं, एक दूसरे की लेट्स से कॉपीज हैं, वो आपस में इक्वल है। ठीक है, फिफ्थ इज द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। सो बेसिकली अगर तुम कोई भी चीज़ ले लो, लेट्स से एक लाइन ले लेते हैं, तो मैं इसको अगर तोड़ दो, तो इस पार्ट की बात करो, ये पार्ट हमेशा छोटा होगा पूरी लाइन से, कि जो पूरी लाइन है वो हमेशा बड़ी होगी पार्ट से। ठीक है, तो वैसे ही कोई एंगल ले लो, ये एंगल है, अगर इसको तुमने यहाँ से तोड़ दिया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कंप्लीट एंगल से छोटे होंगे। तो राइट, ये भी इंट्यूटिव है। सिक्स्थ इज थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। सो इसका मतलब है लेट्स से a इज इक्वल्स टू 2c है और b भी इक्वल टू 2c है, तो थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये कह रहे हैं इसका मतलब है a इक्वल टू b होगा। अगेन इंट्यूटिवली समझ आ रहा है, राइट, कि अगर a भी इक्वल टू 2c है, b भी इक्वल टू 2c है, तो a इक्वल टू b होना ही चाहिए। थिंग्स विच आर हाल्व्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो इसमें क्या है, a इज इक्वल टू 1/2c, b इक्वल टू 1/2c। तो ये कह रहा है कि इसका मतलब है अगर ये दोनों चीज़ें हमें पता है तो a इक्वल टू b है। ठीक है, तो ये 7 एक्सियम्स यूक्लिड की हैं और 5 पोस्टुलेट्स भी हैं। तो पोस्टुलेट और एक्सियम में फ़र्क क्या होता है, ये जो एक्सियम्स हैं ये तुम देख पा रहे हो, ये सिर्फ ज्योमेट्री पे ही लिमिटेड नहीं है। ठीक है, ये अलजेब्रा में और ब्रांचेस में भी यूज़ हो सकती हैं एक्सियम्स, राइट, दीज आर एप्लीकेबल अक्रॉस मैथमेटिक्स। बट जो पोस्टुलेट्स हैं वो ज्योमेट्री को स्पेसिफिक है। ठीक है, दैट इज़ द ओनली डिफरेंट। बट पोस्टुलेट और पोस्टुलेट भी एक्सियम्स ही होती हैं, बट ये जस्ट ज्योमेट्री के लिए एक्सियम्स हैं, तो इनको भी हम प्रूव नहीं करते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि हाँ यार ये ठीक है। ठीक है, तो वैसे तुम देखोगे ये भी बड़ी इंट्यूटिव सी हैं। सो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है कि अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, कि अगर हमें 2 पॉइंट दे दिए गए हैं तो ये कह रहे हैं कि इनमें एक लाइन ड्रॉ करी जा सकती है जो इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करती है। तुम सोच सकते हो कि ऑफ कोर्स बात है करी जानी चाहिए, राइट। तो ये है हमारी फर्स्ट पोस्टुलेट। तो इसका कोई प्रूफ नहीं है कि हमेशा लाइन ड्रॉ कर ही सकते हैं, हमने मान लिया कि यार ऑफ कोर्स 2 पॉइंट कहीं भी होंगे तो उसके बीच में एक लाइन तो बन ही सकती है। ठीक है, ना एक चीज़ हमें दी हुई है एनसीईआरटी में कि यूक्लिड ने ये बोला था
कि a straight line may be drawn from any one point to any other point, कि दो पॉइंट्स के बीच में एक लाइन बन सकती है. बट यूक्लिड ने जब प्रूफ्स दिए, राइट, हमने अभी बोला ना यूक्लिड ने सारी प्रॉपर्टीज, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज के प्रूफ्स दिए. तो जब उन्होंने प्रूफ्स दिए तो उन्होंने ये चीज़ अज्यूम करते रहे बार बार कि हमेशा दो पॉइंट के बीच में यूनिक लाइन ही होगी. ये ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट के बीच में दो लाइनें हो सकती हैं अलग अलग. ठीक है, तो एक चीज़ तो होगी कि एक ना एक लाइन तो है दो पॉइंट्स के बीच में. एक चीज़ होगी कि उसमें एक लाइन तो ठीक है बट दो तीन भी हो सकती हैं. तो यूक्लिड ने एज्यूम करा कि नहीं, एक ही होगी. ठीक है, सो गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम. तो अगर दो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं तो देयर इज ओनली वन लाइन जो उनके बीच में पास कर सकती है. ठीक है, दो अलग अलग लाइंस नहीं हो सकती. वैसे भी तुम सोच सकते हो कि अगर दो पॉइंट्स हैं उसके बीच में एक ही लाइन होगी, अब दूसरी लाइन तो अगर होगी तो उसकी एग्जैक्टली सेम ही होगी. तो अल्टीमेटली हम एक ही लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट. अगर कोई दूसरी होगी तो वो थोड़ी टेढ़ी जाएगी, वो इस पॉइंट पे नहीं जाएगी या इधर जाएगी. बट अगर जो बिल्कुल दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करेगी वो तो एक ही लाइन होगी. ठीक है. सेकेंड इज अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली. सो टर्मिनेटेड लाइन मतलब जो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है. तो लेट्स से ये हमारी लाइन है. तो अब पोस्टुलेट सेकेंड ये है कि इसको हम खींच सकते हैं इनडेफिनेटली, जहाँ तक मर्जी खींच सकते हैं. ठीक है, अब तुम कहोगे यार मतलब ऑब्वियस सी बात है खींच सकते हैं, वो तो किसी भी लाइन को खींच ही सकते हैं. बट ये पोस्टुलेट है, इसका कोई प्रूफ नहीं है कि हम पक्का ही खींच सकते हैं. क्या पता कुछ ना कुछ लिमिट आ जाती हो बाद में, हमें क्या पता. ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि या खींच सकते हैं इंडेफिनेटली. थर्ड इज अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस. सर्कल हम कोई भी सेंटर पे बना सकते हैं और कितने भी रेडियस के साथ. ठीक है, तो कोई भी सेंटर मैं तुम्हें दे दूं और कोई भी रेडियस दे दूं तो मैं बोलूं तुम्हें सर्कल बना सकते हो, तुम कहोगे हाँ बना सकता हूँ. तो वो है हमारी थर्ड पोस्टुलेट. फोर्थ इज ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर. तो सारे राइट एंगल्स जो हैं हमारे वो इक्वल है. अब हम तो राइट एंगल को 90 डिग्री लेके चलते हैं, राइट. बट यूक्लिड के टाइम में ये सब नहीं था 90 डिग्रीज वगैरह, हम ऐसे नहीं मानते थे. उनमें राइट एंगल्स बोले जाते थे. ठीक है, तो अभी तुम फिफ्थ पोस्टुलेट पढ़ोगे तुम दिखोगे तो यूक्लिड डजंट टॉक इन टर्म्स ऑफ 90 डिग्री 180 डिग्री. यूक्लिड के टाइम पे बात होती थी राइट एंगल, टू राइट एंगल्स. ठीक है, सो यहाँ पे फोर्थ पोस्टुलेट है कि सारे राइट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं. वो भी हमें इंट्यूटिवली समझ आ रहा है. नाउ फिफ्थ पोस्टुलेट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू फर्स्ट फोर पोस्टुलेट. फर्स्ट फोर पोस्टुलेट तो बड़े आसान से थे. फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कह रही है, if a straight line falling on two straight lines makes the interior angle, so let's say दो straight lines है हमारी, कोई भी मान लेते हैं. ठीक है, तो ये हमारी दो straight lines है. अभी if a straight line falling on two straight lines, let's say ये हमारी straight line है जो इन दोनों straight lines के ऊपर, let's say x है, ये y है, ये z है. तो हमारी z x और y के ऊपर लाई कर रही है. Makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles. तो हमें इंटीरियर एंगल्स के बारे में बात कर रही हैं, हमें समझ आ रहा है. इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं लाइंस के, ये चार एंगल्स इंटीरियर होते हैं. एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला, ये चारों एंगल्स इंटीरियर है. बट ना हम बात कर रहे हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड. तो हम इन पेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक ये पेयर और एक ये पेयर, क्योंकि ये दोनों आपस में सेम साइड में है और ये दोनों आपस में सेम साइड में, राइट. टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स. सो इफ अ स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स. तो अब हमें देखना है कि दो राइट एंगल्स का मतलब हमारे लिए क्या होता है, 180 डिग्री से लेस, राइट. तो एक राइट एंगल 90 डिग्री होता है, तो टू राइट एंगल कितने होंगे, 180 डिग्री. सो हमें देखना है कि कहाँ पे ये जो एंगल हैं दोनों का सम, लेट्स से इसका और इसका सम, अगर ये लेस देन 180 डिग्री है तो क्या होगा, देन द टू स्ट्रेट लाइंस, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स एंड वाई, इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, अगर हम इसको खींचते जाएं मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल्स. तो मतलब अगर हमारा लेट्स से, अब देखो इन चारों का सम मिला के कितना होगा, इन चारों का सम
इन चारों इंटीरियर एंगल्स का सम मिला के कितना होगा टोटल? 360 डिग्री होगा, राइट? क्योंकि दो लाइन्स ही बन रही है ना, एक लाइन ये बन रही है, एक लाइन ये बन रही है, तो चारों का एंगल्स का सम मिला के तो 360 डिग्री होगा, राइट? तो अगर आपस में अनइक्वल एंगल्स हैं ये, तो एक पेयर ऑफ एंगल्स का सम ग्रेटर देन 180 होगा और एक पेयर ऑफ एंगल्स का सम लेस देन 180 होगा, राइट? क्योंकि चारों एंगल्स लेट से 1 2 3 4 हैं, तो हमें ये तो पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी इज इक्वल टू 180 है। क्यों? लीनियर पेयर है, राइट? दोनों लाइन पूरी बना रहे हैं, तो हमें ये तो पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो 360 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है? नाउ हम बात किसकी कर रहे हैं? एंगल्स ऑन दी इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड, ठीक है? तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 लेट से हम इकट्ठे कर लेते हैं और एंगल 2 और एंगल 3 को इकट्ठे कर लेते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इन दोनों का सम ग्रेटर देन 180 होगा तो ऑफ कोर्स से बात है इन दोनों का सम लेस देन 180 होगा, राइट? क्योंकि टोटल तो 360 डिग्री है। तो ये जो एक्सियम है ये कह रही है, पोस्टुलेट है ये कह रही है कि जहाँ पे भी दो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ दिस ट्रांसवर्सल z और लाइन z 180 डिग्री से कम है, वहाँ पे लाइन मिलेगी। वैसे भी तुम देख सकते हो कि ये जो एंगल है ये बड़े लग रहे हैं और ये छोटे लग रहे हैं, 2 और 3 छोटे लग रहे हैं, 1 और 4 थोड़े बड़े लग रहे हैं, राइट? तो 1 और 4 का सम मिला के 180 से ज़्यादा है और 2 और 3 का सम 180 से कम है, तो ये देख भी रहे हो कि लाइन जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं जाके आगे मिल जाएगी। डिस्टेंस कम होता जा रहा है और यहाँ डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है? सो ये है यूक्लिड्स की 5 पोस्टुलेट्स, या एक तरह से 5 एक्सियम से बोल सकते हैं, बट पोस्टुलेट और एक्सियम अब इंटरचेंजेबली वर्ड्स यूज़ होते हैं, बट बेसिकली मतलब सेम ही है, बट ये थोड़ी स्पेसिफिक है ज्योमेट्री के लिए, ठीक है? ओके, नाउ लेट्स यूज़ जो हमने अभी तक पढ़ा है थोड़ा बहुत इस क्वेश्चन के ऊपर। तो हमें दिया क्या हुआ है कि ए सी इज इक्वल्स टू बी डी है, हमें प्रूव क्या करना है? ए बी इज इक्वल टू सी डी। नाउ ए सी इज इक्वल्स टू बी डी हमें दिया हुआ है, हमें यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है ए सी क्या हमारा ए बी प्लस बी सी और बी डी क्या हमारा बी सी प्लस सी डी, राइट? और हमें ये भी पता है कि बी सी इज इक्वल टू बी सी है। नाउ वैसे भी तुम देख सकते हो कि आप एक ही चीज़ है, बट तुम ऐसे भी हमें एक्सियम भी पता है कि जो थिंग्स कोइंसाइड करती हैं वो इक्वल होती हैं, राइट? तो बी सी के साथ कोइंसाइड कर रही है, तुम ऐसे भी देख सकते हो, तुम ये भी कह सकते हो इक्वल है, तो क्वाइट ऑब्वियस है, ठीक है? नाउ हमें एक और एक्सियम पता है कि अगर इक्वल्स में से इक्वल सब्ट्रैक्ट होते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो भी इक्वल होता है। तो मतलब हम इन दोनों को माइनस कर सकते हैं, अगर ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी करें तो ये इक्वल होगा किसके? बी सी प्लस सी डी माइनस बी सी के, ठीक है? वो एक्सियम को यूज़ करके। वैसे तुम ये इंट्यूटिवली ये चीज़ें करते रहते हो इक्वेशंस को ऐड सब्ट्रैक्ट, बट यहाँ पे यू कैन राइट कि हम वो एक्सियम स्पेसिफिकली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या बच गया हमारा? ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है? नाउ हम एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं, इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। तो हमने पढ़ा था कि यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट ये है, राइट? नाउ हम उसके इक्विवेलेंट वर्जन्स के बारे में बात करते हैं। तो इक्विवेलेंट वर्जन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्विवेलेंट वर्जन का मतलब होता है कि अगर लेट्स से जैसे ये हमारा इक्विवेलेंट वर्जन है, तो अगर मैं तुम्हें ये दे दूँ तो तुम इसको डिराइव कर सकते हो, ओरिजिनल वर्जन को डिराइव कर सकते हो, और अगर मैं तुम्हें ओरिजिनल वर्जन दे दूँ तो तुम ये डिराइव कर सकते हो। ये मतलब होता है इक्विवेलेंट का, मतलब एक दूसरे से हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर ये दे दें तो इसको डिराइव कर सकते हैं, अगर ये दे दें तो हम इसको डिराइव कर सकते हैं, तब हम बोलते हैं कि हाँ आपस में इक्वल ही है, इक्विवेलेंट ही है, ठीक है? तो इक्विवेलेंट वर्जन क्या है? इसको हम प्ले फेयर्स एक्सियम बोलते हैं, क्योंकि जिन्होंने दिया था उनका नाम प्ले फेयर था। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे हम टर्म एक्सियम यूज़ कर रहे हैं। अगेन एक्सियम पोस्टुलेट लगभग सेम ही चीज़ होती है, ठीक है? सो फॉर एवरी लाइन एल, तो हम कोई भी लाइन ले लें एल,
एंड फॉर एवरी पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन L, सो कोई भी पॉइंट है P, तो ये जो एग्जाम कह रही है वो कह रही है देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन M पासिंग थ्रू P एंड पैरेलल टू L। सो मतलब P से सिर्फ एक ही लाइन जाती है जो पैरेलल है L के, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 2-3 लाइंस जाती हैं जो पैरेलल टू L है, ठीक है। तो अगर वैसे भी अगर 2-3 लाइंस जाएंगी P से जो पैरेलल टू M है, ऑफ कोर्स जो आपस में भी डिफरेंट है, तो मतलब लेट्स से एक ये वाली लाइन भी जाती है, ठीक है, लेट्स से K है, तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ये 2 लाइंस जाती हैं जो पैरेलल है L के और P पॉइंट से जाती हैं, तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि K और M आपस में तो इंटरसेक्ट करती हैं बट सेम लाइन के पैरेलल है, राइट। तो वो कह रहा है कि ऐसा नहीं है, देयर एग्जिस्ट ओनली वन लाइन, यूनिक लाइन ही है, ठीक है। तो इसी का अनदर वर्जन ये है कि टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। सेम चीज़ हम बात कर रहे थे ना कि अगर 2 लाइंस K और M आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं और सेम लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये इसी का प्लेफेयर्स एक्सियम को एक और तरीके से लिखा जाता है, वो ये है कि टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, जैसे K और M अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं, दे कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन L, ठीक है। सो जो हमारा जो प्लेफेयर एक्सियम ये कह रहा है कि P से सिर्फ एक ही लाइन है, यूनिक लाइन, जो L के पैरेलल होगी, ठीक है। नाउ हमारा एक और क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो में है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन किया है कि डस यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, फिफ्थ पोस्टुलेट याद है, फिफ्थ पोस्टुलेट में हमने बात करी थी कि जहाँ पे एंगल लेस देन, लेट्स से अगर ये हमारी 2 लाइंस हैं, तो जहाँ पे एंगल लेस देन 180 होगा, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, वहाँ पे लाइंस मिलेंगी। तो यहाँ पे इन दोनों का सम लेस देन 180 नज़र आ रहा है, तो मतलब ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं लाइन मिलेगी। ये बड़े वाले एंगल्स हैं, तो यहाँ पे लाइन नहीं मिल रही, ठीक है। फिफ्थ पोस्टुलेट ये था। नाउ क्वेश्चन इज दस यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जो कभी नहीं मिलती, राइट। एक्सप्लेन। सो फिफ्थ पोस्टुलेट से हमें पता लगता है कि पैरेलल लाइंस एग्जिस्ट करती हैं। नाउ फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कह रहा है कि जहाँ पे लेस देन 180 होगा वहाँ पे मिल जाएंगी, राइट। पर हमें पता है कि इन चारों का सम 1 2 3 4, इन चारों का सम मिला के तो 360 है, क्योंकि हमने अभी देखा था कि दोनों मिला के 2 लाइंस कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो 360 डिग्री है, राइट। तो अगर मैं इनको इकट्ठे लिखूं तो हमें ये तो पता है कि 360 है। तो अगर एक भी 180 से ज़्यादा होगा तो दूसरा 180 से कम होगा, और दूसरा 180 से कम होगा तो वहाँ पे जाके लाइन मीट कर जाएगी, राइट। बट इन केस अगर ये 180 डिग्री है पूरा और ये भी 180 डिग्री है, तो क्या होगा? तब भी हमारी जो इक्वेशन है वो तो सेटिस्फाई हो रही है, बट उस केस में कहीं भी लेस देन 180 नहीं बन रहा, तो लाइंस मिलेंगी क्या उस केस में? उस लाइंस मिलेंगी ही नहीं कभी, राइट। क्योंकि लाइंस मिलने के लिए यूक्लिड ने क्या कहा था कि जो एंगल्स हैं सेम साइड में उनका सम लेस देन 180 होना चाहिए, उसने इक्वल टू की बात नहीं करी थी। तो अगर 180 के इक्वल हैं दोनों साइड पे ही, ये भी दोनों का एंगल्स का सम 180 है और ये दोनों एंगल्स का सम भी 180 है, तो मतलब लाइन कभी मिलेगी नहीं। तो लाइन कभी मिलेगी नहीं तो मतलब हमारी पैरेलल लाइन हो जाएगी वो दोनों, ठीक है। तो मतलब हम फिफ्थ पोस्टुलेट के बेसिस पे कह सकते हैं कि हाँ भाई पैरेलल लाइंस एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि जब इनका सम इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, अगर इनका सम 180 डिग्री हो गया तो हमें पता लग गया वो लाइंस पैरेलल है, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर डाउट्स हैं कुछ भी किसी भी तरह के तो ज़रूर पूछो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल अप्रिशिएट दैट। थैंक यू वेरी मच।